नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 56 है, समय 2 घंटे 45 मिनट का है। केमिस्ट्री का पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है एमसीक्यू टाइप का। संख्या 2.005 में सार्थक अंक होंगे, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स कहता है कि यदि कोई जीरो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आती है तो वो हमेशा सार्थक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्तित्व बताता है। तो किसके बारे में बताता है? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने नाभिक के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में जानकारी अपन को देता है। किस वर्ग के सभी तत्व धातु हैं? तो मेटल कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट मेटल होते हैं, तो वर्ग संख्या 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रक्रम के लिए रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने पर, तो रुद्धोष्म परिस्थिति में क्या होता है? वह अपने निकाय के साथ ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है ना पदार्थ का करता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जार धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आपको पता है, ग्रुप में जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं तो आकार बढ़ता चला जाता है, और आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, बॉन्डों के तोड़ने की प्रवृत्ति सब कम होती चली जाएगी। तो गलनांक न्यूनतम किसका हो जाएगा? सीजियम का, क्योंकि आपको पता है सीजियम धातु हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है, तो बहुत लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखती है। निम्न में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण बनाती है? तो लिथियम सबसे ज़्यादा जल योजित होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के कारण जल योजित होने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। लिथियम की सबसे ज़्यादा जल योजित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी रूप से सबसे स्थायी कौन सा अपर रूप होता है? तो ग्रेफाइट सबसे स्थायी अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन, डाइबोरेन में बोरोन का संकरण क्या होता है? sp3 हो जाएगा, क्योंकि डाइबोरेन में आपको पता है बनाना बॉन्ड पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जो 4 सिरे वाले हाइड्रोजन होते हैं ये तो एक ही तल में उपस्थित होते हैं, और जो बीच वाले हाइड्रोजन होते हैं ये बीच वाले हाइड्रोजन बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फ्लिपिंग बॉन्ड पाई जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला क्या होता है? 2 केंद्र और 3 इलेक्ट्रॉनी, ये आपकी संरचना हो जाएगी। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, जिसमें से एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलता रहता है। जैसे एक बोरॉन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा बोरॉन, इन तीनों के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 सेंटर हैं। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डाइबोरेन में क्या पाया जाता है, तो आप लिखोगे 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी sp3 संकरण हो जाएगा डाइबोरेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। CnH2n ये एल्कीन का है, CnH2n-2 ये एल्काइन का है, और ये नॉर्मल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट दे रखा है आपका, आवोगाद्रो नंबर क्या होता है? तो 6.022 × 10⁻23, इसको आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। एस कक्षकों की आकृति कैसी होती है? तो एस कक्षकों की आकृति दोस्तों आप जानते हो गोलाकार आकृति होती है। पी कक्षकों की आकृति डंबलाकार होती है। डी कक्षकों की आकृति डबल डंबलाकार होती है। और एफ कक्षक कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं या फिर बटरफ्लाई शेप के होते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, तो नाभिक का आकर्षण बढ़ने पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो आकार घटेगा, और आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट दे रखा है, थर्पस फ्लास्क में रखा दूध एक निकाय है, तो यह एक रुद्धोष्म निकाय हो जाएगा या विलगित निकाय आप यहाँ पर कर दोगे? विलगित निकाय हो जाएगा, जो कि अपने परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, संघनित प्राकृतिक गैस। हेंस का नियम क्या होता है? तो दोस्तों हेंस का नियम एक चक्रीय प्रोसेस को बताता है। यह कहता है कि एक पद में मैंने जैसे ए से डी का निर्माण किया, और इस दौरान जो भी एनर्जी यहाँ पर निकली वो ए से डी को बनाने के दौरान, मैं मान के चलो ए से पहले बी बनाया, बी से मैंने सी बनाया और सी से मैंने डी बनाया, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ या दी गई। तो इन तीनों का योग 1
2 3 ये पूरी फॉर्मेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा। तो ये कहता है कि किसी भी पदार्थ का निर्माण एक पद में किया जाए या अनेक पद में किया जाए, ओवरऑल परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन है वो हमेशा बराबर रहता है। तो ये चक्रीय प्रोसेस को बताता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका विपरीत संयोजन क्या हो जाएगी? दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ में बदल जाएं, उसे संयोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों होता है? तो दोस्तों आप जानते हो बोरिक अम्ल H3BO3 ये एक दुर्बल अम्ल इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन को नहीं त्यागता है, बल्कि ये जल से जब क्रिया करता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है शॉर्ट में BOH का होल ट्राइस। जब इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ की जाती है तो ये वाटर से OH आयनों को ग्रहण कर लेता है और बदल जाता है BOH का होल 4 में, और साथ में यहाँ से कौन से आयन निकलते हैं? H+। तो ये जो H+ प्रोटॉन निकल रहा है ना, ये जल से निकलता है, ना कि बोरिक अम्ल से। तो ये प्रोटॉनी अम्ल नहीं होता है, इस कारण यह एक दुर्बल अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजीन में 3 आबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों बेंजीन में 3 आबंध तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन बेंजीन सबसे ज़्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस यानी अनुनाद पाया जाता है, और रेजोनेंस पाए जाने के कारण बेंजीन क्या करता है? सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाता है, क्योंकि अनुनाद के कारण एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो एसिड रेन आप जानते हो, जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जब इनकी अधिकता वायुमंडल में बढ़ जाती है, कल कारखानों से निकलने वाली, जैसे SO2 गैस हो गई, NO2 गैस हो गई, CO2 गैस हो गई। अब ये जलवाष्प यानी नमी से जब क्रिया करते हैं, तो नमी से क्रिया करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन कर देती है? जैसे ये बना देगी आपकी H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, ये आपका बना देगा यहाँ पर HNO3 और HNO2 नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल, ये बना देगा कार्बोनिक अम्ल। अब ये अम्ल जब बरसात में मिल जाएंगे तो ये बरसात के साथ उसके pH के मान को कम कर देंगे, 5 या 6 के आसपास कर देंगे। अब pH 7 से कम होते ही वो किसके रूप में आएगा? अम्ल के रूप में। ये बरसात जब धरती पर आएगी और धरती पर किसी चीज़ के ऊपर गिरेगी तो उसकी सरफेस को खराब कर देगी, तो इसे ही अम्ल बरसात कहते हैं। आपके सर के ऊपर गिर गई तो आपके सर के बालों को खराब कर देगी। चलो ये तो मजाक वाली बात है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणता की परिभाषा दीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों विद्युत ऋणता में तो क्या होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, विलगित गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो देखो दोस्तों विस्तृत गुणधर्म यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जो कि द्रव्यमान से बाहर रहते हैं, यानी द्रव्यमान पर डिपेंड रहते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट रहती है द्रव्यमान से। जैसे आयतन हो गया, तो आयतन आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो इसे 2 पार्टों में आप बांट लोगे। पहला पार्ट तो इसका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स वाला। सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, एक तो MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2 और दूसरा हो जाएगा आपका I माइनस इज इक्वल टू I2। अब इसे एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आ ओ हरियाणा चलें, ये 4 पार्ट आपको फॉलो करने। सबसे पहले एटम को बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, फिर चार्ज को बैलेंस करोगे। एटम को बैलेंस करने के लिए आपको नंबर लगाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको H2O मॉलिक्यूल लगाने होंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ आयन लगाने होंगे, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे। और फिर दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉनों के नंबर बराबर करके उनको कैंसिल आउट कर दोगे। अगला क्वेश्चन आप देख लें, लिथियम के लवण साधारणतः जलयोजित होते हैं, अन्य क्षारधातुओं की तुलना में ये निर्जलीय होते हैं, क्यों? अगला क्वेश्चन, संरचना के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट में भिन्नता बताइए। तो हीरा में sp3 संकरण है, ग्रेफाइट आपका प्लेनर शेप का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हेक्स 2 इन के समकक्ष और विपक्ष समावयवी आपको बताने, तो हेक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 2 नंबर पर इन है तो कहीं से भी गिन लो, 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका हो गया हेक्स 2 इन। हाइड्रोजन लगाना आप जानते होंगे, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बराबर 4 होते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएंगे। इस पर 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब इसके 2 रूप आपको बनाने, समपक्ष और विपक्ष। तो आप क्या करोगे, इधर से आप लोगे C डबल बॉन्ड C, दोनों एक बार तो H और H को एक साइड और कार्बनों को एक साइड, 1
2 3 4 5 6। और दूसरी बार में क्या करोगे, इन तीनों कार्बनों को ऊपर कर देना, H को नीचे कर देना। जब H और H एक सीध में आ गए तो इसे बोलेंगे समपक्ष, और यहाँ पर H के सीध में जब ये कार्बन आएंगे तो इसे बोलेंगे विपक्ष। इस तरह से आप बना दोगे। ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हो, तो ओजोन परत में छिद्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें से आने जाने का रास्ता खुल गया। ओजोन परत में छिद्र का मतलब होता है कि वहाँ पर जो मोटाई है वो कम हो चुकी है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, जिससे सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण सीधे हमारी शरीर पर आकर गिरती हैं तो हमें त्वचा कैंसर हो जाता है, प्लावक नष्ट हो जाते हैं। बम कैलोरीमीटर को आपको समझाना है, एंट्रोपी और सतह प्रवर्तिता के बारे में बताना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 इसका वो IUPAC नाम बताना है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 कार्बन से तो हो गया ये आपका पेंट, और गिनती किधर से करोगे, इधर से गिने तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, और इधर से गिने तो 1 2 पर डबल बॉन्ड, तो इसको लोगे 2 इन, पेंट 2 इन। दूसरा हो जाएगा आपका, देखो डबल बॉन्ड भी दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है। गिनती उधर से करते हैं इधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी पास आए, तो इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से फिर से आप क्या कर दोगे, इसे पेंट कर दोगे। तो पेंट, और यहाँ पर इन और एन में से, इन और आयन में से पहले कौन आता है, इन ई से चालू होता है और आयन बाई से चालू होता है। तो आप करोगे 1 इन और 1 2 3 पर क्या आ जाएगा, आयन, तो पेंट 1 इन 3 आयन। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 CH2 OH, तो ये आपका 4 कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, OH से ऑल, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल। अथवा संरचनात्मक सूत्र आपको देने हैं यहाँ पर, तो संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, हेक्सेन का 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 पर आप CH3 लगा देना। बाकी इन सब पर, इस पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3 हाइड्रोजन। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्यूटेन 2 ऑल, तो 1 2 3 4, 2 ऑल तो दूसरे नंबर पर OH लगाया, और 2 ही मैथिल है तो इस पर CH3 लगा दिया। इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इस पर 1 भी नहीं, और इस पर 3 हाइड्रोजन। ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। गैमेक्सिन बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो समझाइए क्यों। तो दोस्तों अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इन क्वेश्चनों को आप खुद से कर लें, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन और बता देता हूं। Na2CO3 की जल से अभिक्रिया करोगे तो NaOH CO2 H2O बन जाएगा। KO2 की जल से क्रिया करोगे, Na2O की CO2 से क्रिया करनी है। और ये आपको बताने कारण इनके कि ऐसा क्यों होता है कि वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, हल्की होती है। जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। संचरण केबल बनाने के लिए एल्यूमिनियम के तार का प्रयोग होता है, सस्ती पड़ती है। बाकी चांदी का बनाना चाहिए जो महंगी होगी, लेकिन उसका नहीं बनाया जाता। कॉपर भी महंगा पड़ता है, एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है। हीरे का प्रयोग अपघर्षक के रूप में होता है, क्योंकि कांच काटने के लिए या आभूषणों को चमकाने के लिए या ये रूपदा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र में किया जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन बताने हैं। संतुलित करने समीकरण BF3 + LiH NaH + B2S6। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, या फिर बहुलीकरण, संरूपण, मार्कोनी-काप, या कैंसरजनी हाइड्रोकार्बन। कैंसरजनी आपकी बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सभी कैंसरजन्य होते हैं जो बेंजीन वलय युक्त होते हैं। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इस तरह से पूरा पेपर हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेपर के लिए PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद। और हमारे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको केमिस्ट्री की वीडियो जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, 10 या 15 दिन आप रेस्ट मनाने के बाद 1 जून से हम केमिस्ट्री की वीडियो आपके लिए अपलोड करना चालू कर देंगे। थैंक यू।